आज हम बात करेंगे दिक् और काल यानी कि टाइम और स्पेस की। ये दर्शन शास्त्र के एमए के सेकंड सेम के 4th पेपर का टॉपिक है। तो देश काल की अवधारणा पर भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही दर्शनों में पूरा विचार किया गया है। भारतीय दर्शन में देश काल का विशेष रूप से काल का बहुत ही ज़्यादा व्यापक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया है। भारतीय दर्शन आध्यात्मिक दृष्टि से इन विषयों की ओर उन्मुख हुआ है। उदाहरण के लिए वो काल को स्वयंभू, सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक मानता है। इसमें उस ब्रह्म को सर्वान लोकान ईशते तथा स भूमि विश्वतो व्रत्वायत्व तिष्ठद्वंशांगुलम। ये संभव है कि श्लोक में सही नहीं बोल पाई हूँ, लेकिन इसका मतलब है कि समस्त जगत को सब ओर से घेरकर सब तरफ व्याप्त करते हुए भी नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय आकाश में स्थित है। ये है काल। ये बता करके देश की अवधारणा को भी स्पष्ट किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद और वैशेषिक दर्शन ने देश काल को द्रव्य के रूप में माना है। जैन दर्शन में काल को नास्तिकाय द्रव्य माना गया है। और इसी तरह से हम देखें कि देश यानी कि स्पेस, जैसे कि शुद्ध संस्कृत में दिक् कहा गया है, इस दिक् का अर्थ स्थान से लिया गया है। ये जो दिक् या देश है, संसार की वस्तुओं को आश्रय देता है, वह वस्तुओं का आधार है। यहाँ, वहाँ, निकट, दूर, पूरब, पश्चिम आदि जितने भी इस तरह के प्रत्यय हैं, उनका आधार देश या दिक् है। देश एक भी है और उसके भेद भी हैं। इसी तरह काल भी ऐसा प्रत्यय है जिसे हम वर्तमान, भूत, भविष्य, दिन, मास, वर्ष, पहले, पीछे, बाद आदि का ज्ञान जिससे हम पाते हैं। ये जो काल है सामान्य प्रत्यय होते हुए भी दिन, क्षण, घंटे, मिनट आदि के रूप में विशेष रूप से जाना जाता है। अब फिर से हम देश काल की बात करें तो ये जो देश काल का विचार है पाश्चात्य दर्शन में भी मिलता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने भी इसमें कुछ कम रुचि नहीं दिखाई है। देखा यह गया है कि विश्व का सत्य रूप प्रकट करने के लिए गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो पर्याप्त नहीं था, वरन देश और काल की धारणाएं महत्वपूर्ण रहीं और ये विश्व के प्रति एक सापेक्षवादी दृष्टि को प्रस्तुत करती हैं। विज्ञान दर्शन में तो देश और काल की धारणाओं को सापेक्ष माना गया है। देखिए, न्यूटन ने इन धारणाओं को निरपेक्ष माना था। बाद में आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, सापेक्षवाद का जो सिद्धांत था, उसके आधार पर दिक् तथा काल को सापेक्ष मानते हुए सीमित माना। कुछ विद्वान इसे असीमित भी कहते हैं। इससे संबंधित जो वैज्ञानिक विचार हैं, जरूर दर्शन उनसे प्रभावित हुआ है। इसके तात्विक रूप में देश काल रहस्यमय बन गए। इस प्रकार देश काल के विस्तार में सारा का सारा विश्व आबद्ध है। पाश्चात्य दर्शन में दार्शनिकों ने इस विषय में काफ़ी रुचि ली और आधुनिक दार्शनिकों में डेकार्ट, लाइबनिज, कांट, इसके बाद में कुछ अंतःप्रज्ञावादी दार्शनिक आते हैं, रीड, मार्टिन न्यू, कुछ अनुभववादी दार्शनिक आए जैसे बर्कले, ह्यूम, मिल, बेन, और यथार्थवादी और विकासवादी जैसे स्पेंसर, सैमुअल अलेक्जेंडर और व्हाइटहेड, रसल आदि ने देश काल पर पूरा विचार किया है। देश काल वैसे तो सामान्यतः सभी के लिए एक परिचित विषय है, परंतु इसका वास्तविक स्वरूप निर्धारित करना एक समस्या है। कोई इसे वस्तुनिष्ठ सत्ताओं के रूप में स्वीकार करता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव एंटिटी मानता है, और कोई इन्हें आत्मनिष्ठ आकारों यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म्स के रूप में मानता है। इन दोनों में से किस क्रम में इनको रखा जाए, इनका क्या स्वरूप है, इन प्रश्नों के हल ढूंढना जो समस्या का निराकरण करना होगा। अब इसकी
देश काल की सामान्य सी विशेषताएं हम देख लेते हैं कि देखा जाता है कि वस्तुएं एक साथ रहती हैं, उनका सह अस्तित्व होता है। देश ही वह आधार है जिसमें वस्तुएं एक साथ रहती हैं। आप जहाँ खड़े हैं, आपका शहर जहाँ है, आपका देश जहाँ है, आप राष्ट्र मतलब जहाँ है, वो क्या है? वो देश एक स्पेस पे आप हैं। अगर ये स्पेस नहीं होता तो क्या हम हवा में लटके रहते? ठीक है, अब हम देखें कि देश की कुछ सामान्य विशेषताएं जल्दी से देख लेते हैं हम। देश को अनंत माना गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि देश अनंत देश है, इसलिए उसके अनंत विभाग हो सकते हैं, और इसीलिए इसे सत्य भी माना गया है कि यदि देश अनंत न होता तो उसके भाग न होते और न उस पर विशेष आकृति खींची जा सकती थी, अतः देश अनंत है। फिर देश को माना गया है कि देश पूर्ण है। सारांश यह है कि देश एक पूर्ण या अवयवी है, उसी से विशेष देश निकलता है। फिर कहा गया कि देश के 3 आयाम हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, गहराई। जैसे रेखा में केवल लंबाई होती है, तलगत देश जो है उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, और ठोस देश में तीनों होते हैं। फिर इसकी अगली विशेषताओं के रूप में जो अगला है वो है सह अस्तित्व। देश की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि देश में वस्तुएं सह अस्तित्व रखती हैं। यह देश का आवश्यक और एक व्यावर्तक गुण माना गया है, इससे देश की पहचान होती है। वस्तुएं बिना देश के कहीं नहीं रह सकती, यही देश की सबसे बड़ी विशेषता है। अब हम काल की विशेषताएं देख लें। काल को अनंत माना गया है। घटनाएं पहले या बाद में घटित होती हैं, इस क्रम का आधार ही काल है। ये काल अनंत है, और अनंत होने की बात इससे सिद्ध होती है कि अगर काल अनंत न होता तो इसका एक आदि होता, यानी कि आरंभ होता, और एक अंत होता। लेकिन काल का स्वरूप सीमित नहीं, अनंत है। कैवल्योपनिषद और विष्णु पुराण में काल को ब्रह्म से अभिन्न माना गया है। देखिए, ब्रह्म असीम है, अनंत है, और काल भी अनादि और असीम और अनंत है, ऐसा माना गया है। अब इसकी अगली विशेषता देखें कि काल के असंख्य विभाग माने गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि काल को क्षणों में बांटते हैं। यदि काल के असंख्य विभाग न हो सकते तो क्षणों का अस्तित्व नहीं होता। क्षण को काल की अविभाज्य इकाई माना गया है। न्याय वैशेषिक दर्शन तो मानता है कि काल, क्षण, लव, निमेष, काष्ठ, कला, मुहूर्त, याम, रात दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, कल्प, मनवंतर, प्रलय और महाप्रलय के व्यवहार का कारण काल है। सांख्य दर्शन में काल के सूक्ष्मतम विभाग को क्षण कहा गया है। अब देखें हम कि काल अपने अंशों के योग का नहीं बना होता। ये पूर्ण है, समग्रता है। पूर्ण से विशेष काल प्राप्त होता है अर्थात इसके विभाजन से विशेष की प्राप्ति होती है, और काल अपने अंशों के योग से नहीं बना होता, ये अपने आप में परिपूर्ण है। काल के एक आयाम माना गया है काल का। देश के जहां हमने 3 आयाम बताए थे, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, वहां काल का केवल एक ही आयाम होता है। इसका एक ही आयाम है लंबाई, जो उसकी निरंतर प्रवाहशीलता का परिचायक है। न जाने कब से काल चला आ रहा है और न जाने कब तक ये यूं ही चलता रहेगा, न इसका आदि है न अंत है। अब देश और काल के 2 रूप माने गए हैं। जहाँ इनके रूपों की बात होती है तो वहाँ इनको 2 प्रकार का माना गया है। पहला है वस्तुनिष्ठ सत्ता के रूप में, और दूसरा है आत्मनिष्ठ आकारों के रूप में। देश और काल दोनों वस्तुनिष्ठ सत्ताएं हैं। इसका अर्थ यह है कि इनका अस्तित्व किसी ज्ञाता के मन पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हम इसको जानेंगे तो ये होगा, हम जाने न जाने ये है। संसार देश और काल के अंतर्गत ही मौजूद है। सारी की सारी घटनाएं और वस्तुएं देश और काल के अंदर हैं। तो इस प्रकार से एक पक्षी मानता है कि देश और काल की ऑब्जेक्टिव एंटिटी हैं ये। अब हम ये देखें कि घटनाओं का कालिक संबंध भी होता है। इस संबंध का ज्ञान व्यक्ति को पहले
बाद या भूत, भविष्य तथा वर्तमान के रूप में होता है। देश काल को वस्तुनिष्ठ सत्ता के रूप में स्वीकार करने वालों में वैज्ञानिक न्यूटन और गैलीलियो के नाम आते हैं। तो इन वैज्ञानिकों ने देश काल को वस्तुओं तथा घटनाओं से स्वतंत्र माना है। देश और काल ना तो ज्ञाता के मन पर निर्भर है और ना एक दूसरे पर। दार्शनिकों में हम आए तो डेकार्ट ने स्वीकार किया था कि देश वस्तुनिष्ठ है। अलेक्जेंडर ने देश काल को वस्तुनिष्ठ माना है। भारतीय दर्शन में जैन और वैशेषिक दर्शन भी देश काल को वस्तुनिष्ठ सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। अब हम बात करेंगे आत्मनिष्ठ आकारों की, जो देश काल का दूसरा प्रकार है। तो देश काल से संबंधित वस्तुनिष्ठवादी मत का विरोधी सिद्धांत है ये, जिसे हम आत्मनिष्ठवादी सिद्धांत कहते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म। बता दूं कि अनुभववादी, बुद्धिवादी और कांट का जो आकार संबंधी मत है वो आत्मनिष्ठ है, क्योंकि ये सभी देश काल का संबंध मन से मानते हैं। अवधारणा का संबंध मन से है। जन्मजात प्रत्यय भी आत्मनिष्ठ हैं। इसलिए आत्मनिष्ठवाद वस्तुनिष्ठवाद से भिन्न देश काल को मान्यता देता है। अब मैं बात करूंगी कांट के देश काल संबंधी मत की। कांट ने माना है कि देश काल प्रागनुभविक है, ए प्रायरी। उसने अपने तर्कों से देश को प्रागनुभविक सिद्ध किया है। उसके अनुसार देश या स्पेस का प्रत्यय अनुभव से नहीं मिलता, यह तो अनुभव से पूर्व है। हम हो ना हो लेकिन देश होता है, हमें उसका अनुभव आए ना आए उसके पहले देश मौजूद होता है। अब हम उसका अगला मत देखें कि उसने कहा कि अनुभव से देश का प्रत्यय प्राप्त नहीं होता, ये सनातन है। देश अनुभवजन्य नहीं बल्कि अनुभव निरपेक्ष है, अनुभव से परे है, इसी को प्रागनुभविक कहा है। अब देश के अस्तित्व की बात पर वो कहता है कि हम ये सोच भी नहीं सकते कि देश न हो, यानी कि देश का अनस्तित्व सोचा भी नहीं जा सकता। हम किसी वस्तु के सारे गुणों को हटा सकते हैं, यहाँ तक कि सारी वस्तुओं के अनस्तित्व की बात सोच सकते हैं, उनका विचार में भी नाश कर सकते हैं कि कुछ है ही नहीं। लेकिन देश के बारे में हम ये नहीं सोच सकते कि देश नहीं है। इसलिए देश का प्रत्यय अनुभव पूर्व या अनुभव निरपेक्ष या प्रागनुभविक है। देश अनंत है, इसका प्रमाण रेखागणित से भी वो बताता है कि उसका कहना है कि चूंकि रेखागणित जो है वो आकृतियों का अध्ययन करता है, यह देश का विज्ञान है। यदि देश का प्रत्यय अनुभव से मिलता तो रेखागणित के साथ सार्वभौम, रेखागणित के जो सत्य हैं वे सार्वभौम और आवश्यक नहीं होते। ऐसी स्थिति में देश के प्रत्यय को प्रत्यक्षीकरण के लिए प्रागनुभविक आकार ही मानना होगा। वो बार बार इस बात को दोहराता है कि देश और काल अनुभव से नहीं मिल सकते। जिस तरह से देश प्रागनुभविक है उस तरह से काल को भी उसने प्रागनुभविक माना है, ए प्रायरी माना है। मानना पड़ता है हमें उसके अनुसार। वो कहता है कि काल का जो प्रत्यय है वो अनुभव से पहले मौजूद रहता है। जैसे जब हमारा जन्म हुआ, जब धरती का जन्म हुआ, उसके पहले भी काल था। धरती है, हम हैं, तब भी काल है। और जब हम नहीं रहेंगे, ये सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, तब भी काल रहेगा। काल अनंत है, इसलिए उसने कहा कि अनुभव निरपेक्ष है। काल अनुभव निरपेक्ष है। इसका प्रमाण वो अंक गणित से देता है कि जो अंक गणित काल का विज्ञान है। इसके पहले और बाद वाले क्षण ही संख्याएं हैं। यह भी सच है कि अंकगणित के सत्य सार्वभौमिक और आवश्यक होते हैं। ये इसीलिए संभव है कि काल का प्रत्यय अनुभव निरपेक्ष है। यदि काल का प्रत्यय अनुभव निरपेक्ष न होता तो गणित के सत्य सार्वभौम और आवश्यक न होते। इस प्रकार कांट अपने मत में देश काल को केवल प्रत्यय रूप नहीं बल्कि प्रत्यक्ष भी मानता है। प्रत्यय जो होता है वो तो सामान्य का जातिगत रूप है। सामान्य या जातिगत प्रत्ययों का प्रत्यक्ष नहीं होता। उदाहरण के लिए हम किसी भी व्यक्ति विशेष को का प्रत्यय कर सकते हैं,
मोहन, सोहन, राम, श्याम, इनको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, लेकिन मनुष्य, सामान्य या मनुष्य जाति का हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। और इसलिए वो मानता है कि देश काल प्रत्यय रूप नहीं है, बल्कि इनका तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ये हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं। और उसने माना है कि ये देश काल इंद्रियानुभव के शुद्ध आकार हैं। जैसे ही संवेदनाओं का अनुभव हमें होता है, वो इंद्रियानुभव के शुद्ध सांचों या आकार में ढल जाती है और देश काल में अपना स्थान प्राप्त कर लेती है, स्थान ले लेती है। इस प्रकार जो असंबद्ध और अव्यवस्थित संवेदनाएं हैं, उनमें देश और काल की व्यवस्था आ जाती है। देश और कालगत व्याख्या का अर्थ है कि आगे पीछे, यहाँ वहाँ, पूर्वापर क्रम से उनका अनुभव होना। देश काल की गति को उसने केवल व्यवहार जगत यानी कि इस प्रपंच जगत तक ही सीमित माना है। वो मानता है कि जो दूसरा जगत है, जिसे उसने परमार्थ जगत बोला है, दो प्रकार के जगत उसने माने हैं, प्रपंच जगत जिसे व्यवहार जगत, ये वाला विश्व, और इसके अलावा जो एक विश्व है उसको परमार्थ जगत बोला जाता है दर्शन में। तो इस यहाँ हम देखें कि परमार्थ तक उसने देश और काल की गति नहीं मानी है। जिसका ज्ञान हमें नहीं हो सकता वह दिक्कालातीत है। जिसका ज्ञान हमें हो सकता है वो दिक् काल के अवच्छिन्न है, यानी कि उससे बद्ध है। यानी कि ये विश्व का ज्ञान हमें होता है इस विश्व का, तो ये जो विश्व है वो दिक् काल से बाधित है, इससे सीमित है, और जिस विश्व का ज्ञान हमें नहीं होता वो दिक् काल से परे है। तो उसने ये माना है कि जो दिक् और काल है परमार्थ जगत में, उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। देश काल की सत्ता व्यवहार के लिए वास्तविक है और परमार्थ के लिए काल्पनिक है। तो अब देखें हम कि उसके इस मत का काफ़ी विरोध भी हुआ है, और ये देखा जाता है कि अनुभववादियों ने देश काल की सामान्य अवधारणा और बुद्धिवादी दार्शनिकों ने जन्मजात प्रत्यय के रूप में इन्हें माना है। तो जितना हम देखें इसकी जो आलोचनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम विचार करें, तो जो वैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं कि आज के इस वैज्ञानिक युग में हम देखते हैं कि आधुनिक भौतिक शास्त्र ने ये सिद्ध कर दिया है कि देश और काल अलग अलग नहीं है। काल भी देश का ही एक आयाम है। इस दृष्टि से देश के 3 आयाम नहीं बल्कि 4 आयाम हो जाते हैं। इसका यह भी मतलब हुआ कि देश और काल को अलग अलग नहीं मान सकते, एक ही सत्ता के 2 पक्ष हैं। इसी के अंतर्गत एक और आक्षेप लगाया जाता है कि देश काल निरपेक्ष सत्ताएं नहीं हैं, जैसा कि कुछ दार्शनिकों ने माना है। हम वैज्ञानिक दृष्टि से इसे देख रहे हैं तो आइंस्टीन ने जो अपना सापेक्षवादी सिद्धांत दिया था, तो उससे उसने सिद्ध कर दिया कि देश और काल सापेक्ष हैं। इसलिए आज के इस वैज्ञानिक युग में देश काल की निरपेक्षवादी धारणा स्वीकार योग्य नहीं है।